जहां उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे दिल्ली। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां एयरपोर्ट से सीधे केंद्रीय गृह मंत्री के घर होंगे रवाना। अमित शाह से सीएम तीरथ करेंगे मुलाकात। दिल्ली से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से सीधा केंद्रीय गृह मंत्री के घर होंगे रवाना। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी कर सकते हैं। वहीं उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से सीधे केंद्रीय गृह मंत्री के घर रवाना होंगे और साथ ही साथ अमित शाह से भी सीएम तीरथ सिंह मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली पहुंचे। वहीं कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे। वहीं एयरपोर्ट से सीधे केंद्रीय गृह मंत्री के घर रवाना होंगे। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली पहुंचे। वहीं एयरपोर्ट से सीधे केंद्रीय गृह मंत्री के लिए रवाना होंगे सीएम तीरथ सिंह। वहीं अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे सीएम। साथ ही साथ कई केंद्रीय अधिकारी से भी मुलाकात होंगे। केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे जुड़ चुके हैं। अमित से जानना चाहेंगे, अमित, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि सीएम तीरथ अब दिल्ली पहुंच गए हैं, इस पर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। रिसेंटली बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हो रही है और ऐसे में जब तमाम समीक्षाएं हो रही, खासतौर की सरकार की, कुछ दिन पहले ही BL संतोष जो कि केंद्रीय संगठन मंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने उत्तराखंड का भी दौरा किया था और यूपी का भी दौरा किया था। और ऐसे में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और BL संतोष प्रदेश के तमाम प्रभारियों का, चाहे यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, उनके साथ यहाँ बैठक ले रहे हैं। और ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह का आना खासतौर पर कई मायनों में अहम है, कि चाहे वो उत्तराखंड की सियासत की बात करें या कोरोना में आपदा, क्योंकि उत्तराखंड के पास ज्यादा बजट नहीं होता। और ऐसे में अभी रिसेंटली गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हो रही है। इसके बाद अन्य केंद्रीय मंत्री, चाहे वो नितिन गडकरी की बात करें, पीयूष गोयल की बात करें, तमाम केंद्रीय मंत्रियों से भी टाइम मांगा गया है, उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। और उत्तराखंड की योजनाएं जो कि केंद्र सरकार के थ्रू चलती है, उन पे चिंतन किया जा सकता है। जी अमित, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि बैठक हो रही है, वहीं क्या इस बैठक में कई अन्य विशेष फैसले भी लिए जा सकते हैं? देखिए, जो बैठक हो रही है वो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में हो रही है, जहां JP नड्डा और संगठन मंत्री BL संतोष जो है प्रभारियों के साथ एक अलग बैठक कर। दूसरा, सीएम को उसमें नहीं आमंत्रित किया गया है। सीएम का 2 दिवसीय दौरा है, अभी पहुंचे तो रिसेंटली जो है गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हो रही है, क्योंकि अमित शाह ही बीजेपी के कर्ता धर्ता एक तरह माने जाते हैं। तो जब भी कोई मुख्यमंत्री आता है तो ऐसे में उसका अमित शाह से मिलना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो अमित शाह की मुलाकात के बाद अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी टाइम लिया गया है और जैसे ही उनका टाइम मिलेगा फिर मुख्यमंत्री उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड की कई योजनाएं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो कि केंद्र सरकार के थ्रू ही चलती है, तो उसमें चाहे वो धन आवंटन की बात हो, योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, तमाम सारे विषय होते हैं जिन्हें लेकर चर्चा होती है। और इसीलिए 2 दिवसीय दौरा जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत का काफी, तीरथ सिंह रावत का 2 दिवसीय दौरा काफी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि नए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह को हटाने के बाद जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने तो कहा जा रहा है कि उससे भी जनता सेटिस्फाई नहीं ज्यादा दिख रही है। तो ऐसे में तीरथ सिंह रावत को अपनी रणनीति जो है उसे आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि 2022 में चुनाव है और उससे पहले उत्तराखंड कैसे आगे बढ़ाते हैं, इस लिहाज से भी ये मुलाकातें काफी अहम है। जी अमित, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली पहुंचे।
वहीं एयरपोर्ट से सीधे केंद्रीय गृह मंत्री के घर रवाना होंगे। साथ ही साथ कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां कोरोना केस तेजी से घटने लगा है। बड़ी खबर, जहां शुक्रवार को राज्य में 892 कोरोना संक्रमित सामने आए, वहीं मरने वालों की संख्या में अभी बहुत ज्यादा कमी नहीं देखने को मिल रही है। बता दें कि आज 43 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन। वहीं उत्तराखंड में 19,283 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। तो वहीं देहरादून की बात करें तो 203, हरिद्वार में 112 और पौड़ी में 44, उत्तरकाशी की बात करें तो 12, टिहरी 46 और बागेश्वर में 15। संख्या जो है अब लगातार बढ़ती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। पिथौरागढ़ की बात करें तो 51, उधम सिंह नगर में 76। लगातार जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव लगातार आ रही है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड में जो केसेस है कहीं ना कहीं घटते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना केस तेजी से अब घटते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब कोरोना का ग्राफ कम होता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने GMS रोड स्थित भागीरथीपुरम आवास पर पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जामुन का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर घोषणा की है कि राज्य में स्थित समस्त गांवों और गांवों के आसपास के क्षेत्र में स्थित तालाबों, जल निकायों जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, उन सब का अगले 1 वर्ष से पुनर्जीवन किया जाएगा। साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में जलवायु परिवर्तन संबंधित कार्यों को मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य में क्लाइमेट बजटिंग प्रारंभ भी की जाएगी। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए कोविड कर्फ्यू में ढील देने की उठ रही मांग को लेकर फैसला 7 जून को होने वाली बैठक में लिया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत स्थिति पर नजर रखने के साथ ही जिलों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक कोविड की परिस्थितियों के मद्देनजर सभी पहलुओं पर विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों की रोकथाम के दृष्टिगत सरकार ने 10 मई को दोपहर 1 जून से प्रदेश में प्रथम चरण का कोविड कर्फ्यू लागू किया है। खबर केदारनाथ से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग नारायण कोटी से समीप करीब 10 घंटे से भी अधिक समय तक बाधित रहा। यहां पहाड़ी से भारी मात्रा में चट्टान टूटने से सड़क मार्ग पर करीब 40 मीटर तक मलबा जमा हो गया, जिसके चलते इस दौरान यातायात ठप रहा। इस दौरान मलबे गिरने का दृश्य डरावना था। शुक्रवार को राजमार्ग 109 के समीप सुबह 9 बजे रोड कटिंग का कार्य चल रहा था। इस दौरान अचानक से पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया, जिस कारण भारी मात्रा और मलबा सड़क पर एकत्रित हो गया। लक्सर में जिला आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा विभाग के आयुष रक्षा रथ ने लक्सर नगर में घूमकर लोगों को कोरोना से बचाव करने और इम्यूनिटी बढ़ाने के टिप्स दिए। बाद में उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष, ईओ, सभासदों के साथ ही सभा कर्मचारी को आयुष रक्षा किट और कोरोना की होम्योपैथिक की दवा भी दी। आपको बता दें कि आयुष विभाग कोरोना में काम कर रहे फ्रंट लाइन वर्कर्स को मुफ्त आयुष रक्षा किट बांट रही है।
शुक्रवार को लक्सर के आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नावेद आजम ने अपनी टीम के आयुष रक्षा रथ के माध्यम से नगर में घूमकर लोगों को कोरोना से बचाव के बारे में जानकारी दी। साथ ही ये भी कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए अपने शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करना है। ये हमारी आयुष रक्षा किट है जो कि हमारे आयुष विभाग जो है उसके अंतर्गत आता है। इसके माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो हर्ष सिंह रावत जी हैं उनके द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। जो आयुष रक्षा किट है ये हम फ्रंटलाइन वॉरियर्स और जो हमारे इधर होम आइसोलेशन के पेशेंट हैं उनको दिया जा रहा है। खबर लक्सर से है, जहां उत्तराखंड प्रदेश में यूरिया की किल्लत से किसानों को निजात मिलेगी। प्रदेश में इफ्को ने किसानों के लिए जैविक नैनो यूरिया की तैयारी की है, जो सस्ते दामों में मिलेगा। रासायनिक यूरिया के विकल्प के तौर के बजाय नैनो यूरिया देने की तैयारी है। इफ्को का जून महीने से इसका उत्पादन शुरू करने की तैयारी है। बता दें कि इफ्को सामान्य यूरिया खाद के मुकाबले सस्ता और ज्यादा असरदार होगा। सहायक यूरिया से मिट्टी की उर्वरक क्षमता और उपज की गुणवत्ता भी प्रभावित नहीं होगी। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार देहात क्षेत्र में कोरोना का ग्राफ तेजी से घट रहा है। एक सप्ताह के भीतर लक्सर क्षेत्र में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है, जबकि कोरोना टेस्टिंग पहले के मुकाबले 2 गुना कर दिया गया है। लक्सर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा का कहना है कि लक्सर और उसके आसपास के इलाकों में फिलहाल कोरोना काबू में है। वैक्सीनेशन को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम वैन डोर टू डोर जाकर कार्य कर रही है। देखो, ये आप ही लोगों को मालूम है, सैंपलिंग हमारी बहुत बड़ी है। लक्सर में कई जगह बस स्टैंड, तिराया और बैंक और जितने भी सार्वजनिक प्लेस है हमारे, वहाँ पर भी हम लोगों ने टीम लगाई है। जहाँ भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं, सब्जी मंडी है, बॉर्डर है, रेलवे स्टेशन है, और हमारे एंटीजेंस भी हो रहे हैं, तो हमारे नेगेटिव ही आ रहे हैं मोस्टली। रुड़की का सिविल अस्पताल अब धीरे धीरे हाईटेक होता जा रहा है। आपको बता दें कि सिविल अस्पताल रुड़की में 30 लाख रुपए को लागत से CLT मशीन लगाई गई है, जिसमें मरीजों को ब्लड जांच के लिए अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं इस हाईटेक मशीन से ब्लड से संबंधित सभी जांच मात्र 1 घंटे के अंदर एक जगह पर मिल सकती है। रुड़की ब्लड बैंक के प्रभारी रजत सैनी का कहना है कि इस मशीन के आने से मरीजों को फायदा मिलेगा। बैंक में एक मशीन आई है जिसे CLT बोलते हैं। इसके द्वारा हमारे ब्लड बैंक में 4 जो मेन टेस्ट लगाए जाते हैं। जब हम कोई ब्लड लेते हैं किसी से, उसको चेक करते हैं, उसमें हमें 4 टेस्ट लगाए जाते हैं, जिसमें हम जिस विधि से लगाते थे उसमें हमें 3 से 4 घंटे का समय लगता था। इस मशीन के आने के बाद 1 घंटे से कम समय में वो टेस्ट लग जाएंगे, जिससे हम पेशेंट को ब्लड समय पे दे पाएंगे। लक्सर के मुंडाखेड़ा कला गांव में 80 वर्षीय महिला की मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हर कोई महिला के घर की ओर दौड़ पड़ा। पूरे मामले की सूचना लक्सर कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ पुलिस लक्सर सीओ विवेक कुमार मौके पर पहुंच गए और वहीं पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई। वहीं मृतक महिला के परिजनों से बात की तो उन्होंने बताया कि आज सुबह जब महिला काफी देर तक नहीं उठी, उसे आवाज लगाई गई, लेकिन आवाज लगाने पर भी वह नहीं बोली, तो हम मकान की छत से होकर अंदर गए, तब महिला जो है वृद्ध अवस्था में पड़ी मिली।
रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के संदेश बिहार कॉलोनी में बंद पड़े मकान में 3-4 ने धावा बोल दिया। वहीं पड़ोसियों को शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों को मौके पर ही दबोच लिया। वहीं उनमें से एक चोर बेड में छिपा हुआ था, जबकि उनका तीसरा साथी भागने में सफल हो गया। कोतवाली सिविल लाइन के प्रभारी निरीक्षक राजेश शाह का कहना है कि फिलहाल पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। कल देर रात में रुड़की कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत संदेश बिहार कॉलोनी में एक काफ़ी समय से बंद घर में कुछ लोगों के होने की आशंका हुई थी। लोगों के द्वारा इसमें पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस द्वारा घेराबंदी करके जब अंदर प्रवेश किया तो अंदर 3 चोरों को मौके से गिरफ्तार किया गया था और उनमें से एक चोर कुछ सामान लेकर के चले गया था। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्तों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। दिनेशपुर के ITI प्रांगण में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से लगी, जिसमें 300 डोज वैक्सीन लगी थी। जिसके बाद सुबह काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं डॉक्टर प्रदीप पांडे ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को और जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उनको टीका लग रहा है और टाइम स्लॉट मिल चुका है। खबर दिनेशपुर से है, जहां थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 के निवासियों ने ठेकेदार पर घटिया निर्माण सामग्री लगाकर सड़क बनाने का आरोप लगाते हुए काम रुकवा दिया। इस मौके पर बलवंत सिंह ने कहा कि ये टूटी हुई सड़क खराब है और जब रिपेयर होने का नाम है तो सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, जो कि गुणवत्ताहीन है। जो तुम्हारे आंसू पहुंचे नहीं जा रहे। ये माल पड़ रहा है, ये माल देखो, ये देखो, खबर उत्तरकाशी से है, जहां 450 छात्र छात्राओं को विश्व पर्यावरण दिवस पर सौगात दी गई। बता दें कि यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत ने 11,30,000 रुपए दिए। यमुना घाटी के सबसे बड़े टटाऊ राजेंद्र सिंह रावत महाविद्यालय को कंप्यूटर और प्रिंटर्स के लिए धनराशि दी गई। विधायक रावत ने कहा कि छात्र छात्राओं की पूर्व से यह अहम मांग थी। वहीं राजकीय महाविद्यालय परिवार ने विधायक केदार सिंह रावत का आभार जताया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां सरकार द्वारा NHM की 9 सूत्रीय मांगों पर फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। तदुपरांत प्रदेश संगठन के आह्वान पर 1 और 2 जून को समस्त कर्मियों द्वारा जनपद में होम आइसोलेशन में रहकर पूर्ण रूप से किया बहिष्कार किया गया। इसके बाद 9 सूत्रीय मांगों पर कोई ठोस कार्यवाही सरकार और प्रशासन द्वारा नहीं किए जाने पर सभी NHM कर्मी आक्रोशित होकर प्रदेश संगठन के आह्वान पर पुनः 3 जून से 6 जून तक होम आइसोलेशन पर है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वागत है आपका।
राजनीतिक दलों ने महामारी के संकट में सिर्फ बयानबाजी कर जनता को पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश की है, जबकि जिसको वास्तव में जनता के लिए काम करना था उन्होंने बिना शोर मचाए ही जनता के बीच जाकर उनके दर्द को साझा किया और उनकी जरूरतों को पूरा करने का काम भी किया। ऐसे बहुत से समाजसेवी भी थे जो वास्तव में जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी पूरे प्रदेश भर में दूर दराज के दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों तक जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई। वहीं साबित किया कि वास्तव में प्रदेश की जनता के हितैषी कौन है। पेश है एक खास रिपोर्ट। कथनी और करनी में कितना अंतर होता है, ये साबित करता है कि कोरोना संकट काल में सत्तासीन भाजपा हो या फिर विपक्ष की कांग्रेस, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने नेता सिर्फ बयानबाजी कर जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, जबकि धरातल पर कोई काम इन राजनीतिक दलों की ओर से नहीं दिख रहा था। सत्तारूढ़ भाजपा के मंत्री और नेता सिर्फ अपनी योजनाओं का बखान कर और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ही जनता को बरगलाते रहे, तो उनमें कमी निकालकर कांग्रेस के नेता सरकार को कोसने में ही लगे रहे। कोरोना एक महामारी के रूप में इस देश के ऊपर आई, गंभीर संकट था। यहाँ पर लोगों की जान बचाने का प्रयास किया जाना जरूरी था। आम आदमी पार्टी इस चीज को कि भाई सत्ता पक्ष को इस काम को करना चाहिए, इसलिए हम नहीं करेंगे, इस तरीके का भावना लेकर काम नहीं कर रही है। वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उत्तराखंड के हर इंसान को सुरक्षित रखना चाहती है। उसी के तहत लगातार वो कार्यक्रम करती जा रही है जिससे कि जनता को राहत पहुंच सके। जिनके पास सत्ता की पूरी ताकत थी और पूरा प्रशासनिक अमला जिसके अधीन था, उन्होंने सिर्फ जनता को भटकाने का काम किया। और रही बात विपक्ष की, तो पहले से ही मुद्दों में भटकी हुई नजर आती है। कोरोना के संकट काल में भी जब गरीब जनता भूख से बिलख रही थी और इलाज के लिए निजी अस्पतालों में लूट हो रही थी, तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल चुप्पी साधे हुए बैठे थे और किसी तरह की बयानबाजी में खुद को बैलेंस करने में लगे रहे। मेडिकल कॉलेज देखा और वहाँ पर ESI का हॉस्पिटल देखा, उसके बाद गदरपुर और उसके बाद बाजपुर, कुल मिलाकर 5 विधानसभाओं के अंतर्गत आज मैंने सारे हॉस्पिटल्स को देखा है। ऑक्सीजन की कैसी व्यवस्था है, SR से हम ऑक्सीजन के प्लांट लगा रहे हैं, उनका कितना काम हो रहा है, वेंटिलेटर हैं कि नहीं है, वेंटिलेटर की आवश्यकता है कि नहीं, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड कितने हैं, ICU बेड कितने हैं, दवाइयों की क्या स्थिति है, सर्जन कितने हैं, फिजिशियन कितने हैं, और बाल रोग विशेषज्ञ अगर कोई लहर आती है तो उसके लिए कितने हैं। इस तरह से मैं एक अपना खाका तैयार करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट दूंगा। टीका का बाजारीकरण हो रहा है, टीका का कालाबाजारी हो रही है और 900 से लेकर 2000 तक टीके लगाए जा रहे हैं, जो कि केंद्र सरकार आंख मुंह बंद करके बैठी हुई है कि आम जनता को टीका नहीं लग रहा है और कालाबाजारी बढ़ती जा रही है। राज्यों को उसमें स्वतंत्र करके जो है वो सोच रहे हैं हाथ खड़े कर लेंगे। ऐसे देश बिल्कुल ही असंतुष्ट है और बहुत चिंतनीय दशा है टीकाकरण पद्धति के बारे में। इसलिए पूरी प्रदेश कांग्रेस हमारी इसका विरोध कर रही है और केंद्र सरकार से आग्रह करती है कि प्रतिदिन 1 करोड़ जनता का वैक्सीनेशन हो, क्योंकि अभी तक केवल 3% जनता का वैक्सीनेशन हो पाया। मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में कोरोना की मार से लोग ज्यादा त्रस्त नजर आए, जहां ना तो रसद सामग्री ही उपलब्ध हो पा रही थी और ना ही दवाइयां, जिससे कोरोना की जंग तो दूर की बात है, पेट की जंग से लड़ना भारी पड़ रहा था। ऐसे में आम आदमी पार्टी की हाईकमान से लेकर प्रदेश के नेताओं ने अपनी सोच को विकसित किया और उन जरूरतमंदों को जिनको वास्तव में मदद की आवश्यकता थी वहां पहुंचकर अपनी सेवाएं दी। जो हम आपको सीधा ले चलते हैं लखनऊ, जहां CM योगी आदित्यनाथ पौधारोपण कर रहे हैं। बता दें कि आज विश्व पर्यावरण